हेलो दोस्तों, मैं अनुज आपका लाइट एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे 15 अगस्त 1947 की। अपना आज़ादी का दिन हम बनाते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कल आज 14 अगस्त है, कल 15 अगस्त है, हम अपना इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। मैक्सिमम जो हमारे देश की जनता है वो ये जानती है कि जो 15 अगस्त है हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है, जबकि ये गलत है। 15 अगस्त हमारे लिए सबसे बुरा दिन था। अब वो क्यों था मैं आपको बताता हूँ। देखिए, देश को आज़ादी मिलनी थी 15 अगस्त 1947 को। ये पहले ही तय हो चुका था, अंग्रेजों ने पहले ही तय किया हुआ था। अब अंग्रेजों ने 15 अगस्त ही क्यों चुना? वो उन्होंने और कोई डेट क्यों नहीं चुनी और रात को ही क्यों हमको आज़ादी मिली? रात में तो सारे कुकर्म होते हैं, तो हमको रात में आज़ादी क्यों मिली? तो अंग्रेजों ने पहले ही हमारे भारतीय ज्योतिषियों से पूछा और कहा, और उनसे ये पूछा कि ये 15 अगस्त भारत के लिए कैसा दिन है? तो हमारे ज्योतिषों ने ये कहा कि भारत की आज़ादी का अगर आपको करना है तो 15 अगस्त को आप करा दो, क्योंकि ये सबसे बुरा दिन माना जाता है हमारे देश के लिए 15 अगस्त का। और इसी वजह से ही जैसे 15 अगस्त को इसको आज़ादी मिली, भारत दो भागों में टूट गया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। जब पाकिस्तान बना तो वहाँ के प्रधानमंत्री जो है लियाकत अली बने और वहाँ के गवर्नर मोहम्मद अली जिन्ना। अब आपको मैं इसकी कहानी सुनाता हूँ कैसे हमारा देश गुलाम बना और बनना ही चाहिए। यहाँ के लोग ही कुछ ऐसे हैं, अभी भी कुछ ऐसे हैं। पहले हमने काले अंग्रेजों की, गोरे अंग्रेजों की गुलामी करी, अब काले अंग्रेजों की कर रहे हैं। अब आप कारण सुनिए कैसे हम मेंटलिटी गुलाम है, मानसिक रूप से गुलाम है, फिजिकली, या आप कैसे भी कह सकते हो। आज भी हम किसी ना किसी चीज़ के गुलाम है। आपको एक किस्सा सुनाता हूँ अपने एक गुलामी का। एक हमारे सूरवीर क्रांतिकारी है मंगल पांडे। मंगल पांडे ने अपने कुछ बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और ये बात है 29 मार्च 1857 की। तो उसने कुछ अपने अधिकारी मार दिए। अधिकारी मारने के बाद, मारने का अधिकारियों का कारण ये था कि वहाँ के अधिकारियों ने हमारी जो राइफल आती थी इनफील्ड उनकी सेना में, तो उसमें सुअर और गाय की चर्बी का कुछ समावेश बताया जाता है कि उनमें कुछ ऐसा था। तो मंगल पांडे ने अपने अधिकारी से पूछा कि क्या वास्तव में इसमें सुअर और गाय की चर्बी है, हमारा ईमान नष्ट होता है? तो अधिकारी ने मुंह नहीं खोला, वो साइलेंट रहा। तो इतने में ही मंगल पांडे गुस्सा आया, उसने अपने अधिकारी पर गोली चला दी, इससे उसकी मृत्यु हो गई। तो अंग्रेजों ने इससे यह सीखा कि अगर कोई दूसरा मंगल पांडे पैदा हुआ तो दिक्कत होगी। इसीलिए हमारे देश में 35,764 कानून बनाए गए सीआरपीसी आईपीसी के माध्यम से, जो आज भी हम पर लागू हैं, जो नहीं होने चाहिए। बहुत सारी आईपीसी ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे देश में व्यवस्था है जो नहीं होनी चाहिए। और जैसे कि अब मैं एक बात आपसे शेयर करूंगा। एक बात है, जैसे कि एक इंग्लिश वर्ड हम यूज़ करते हैं, इंग्लिश भाषा। हमारा जो देश है एक सांस्कृतिक देश है, संस्कृति है, एक प्राचीन देश है, यहाँ पर गुरुकुल्स हुआ करते थे, सभ्यता है और हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी कल्चर है। जैसे ही इंग्लिश आई, इस इंग्लिश ने सब कुछ खराब कर दिया। देखिए, एक अंग्रेज का मैं नाम लेता हूँ, उसका नाम है लॉर्ड मैकाले। इंडियन एजुकेशन एक्ट के माध्यम से वो इंग्लिश यहाँ छोड़कर गया और सबको परेशान कर दिया। भारत का अगर कोई नागरिक इंग्लिश में फेल होता है वो बिल्कुल ठीक है, वो हमारी लैंग्वेज ही नहीं है, हमारी लैंग्वेज हिंदी है, संस्कृत है, हम उसको पढ़ें। और इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसकी कोई ग्रामर ही नहीं है ना? उसकी कोई ग्रामर ही नहीं है, तो हमको इंग्लिश आज हम इसलिए गुलाम हैं क्योंकि हमारे कुछ डिपार्टमेंट्स इंग्लिश के लिए बाध्य हैं। जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इंग्लिश में अपने रिकॉर्ड्स रखने के लिए बाध्य हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ कॉन्वेंट्स स्कूल भी चल रहे हैं जो कि गलत हैं, जो ईसाई धर्म के हिसाब से चलते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। देश की आज़ादी में अगर आपको मैं योगदान बताऊं किस किस का रहा, तो सबसे पहले नाम आता है आपके उधम सिंह, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनका नाम आता है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। चलो, ये तो अपने देश के लिए लड़े ही, कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए लड़े हैं, कुछ निस्वार्थ लड़े हैं। जैसे मैं एक नाम बताऊंगा एक क्रांतिकारी का, उसका नाम था दामोदर चापेकर, ठीक है। ये घटना को आप बहुत गौर से सुनिए। महाराष्ट्र में एक बार क्या है, प्लेग फैल गया। महाराष्ट्र में प्लेग एक रोग होता है। तो प्लेग अधिकारी मिस्टर रेंड को बनाया गया, एक अंग्रेज था। तो मिस्टर रेंड से ये कहा गया कि आप महाराष्ट्र में जितने भी लोग हैं उनकी देखभाल करोगे और उनको उपचार दोगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मिस्टर रेंड भारतीयों की दशा पर हंसने लगा, देख देख कर उनको ये कहने लगा कि आप मरने लायक हो। तो दामोदर चापेकर, महाराष्ट्र में एक ऐसा आदमी था, वे 3 भाई थे, दामोदर चापेकर, बालकृष्ण और वासुदेव। तीनों भाइयों को क्या है, बंधु कहा जाता था, ठीक है। हाँ, तो बंधु कहा जाता था। तो दामोदर चापेकर ने क्या काम किया,
अपनी इस स्थिति को देखकर कि यह हमें उपचार नहीं दे रहा है, तो दामोदर चापेकर ने मिस्टर रेन को अगले दिन जाकर गोली मार दी और हिंदुस्तानी से कहा कि मैं गोली मारना अंग्रेज को अपना धर्म समझता हूं और आप भी इसी काम को करें। ठीक है। और इतना ही नहीं, दामोदर चापेकर ने महाराष्ट्र में लगी, पुणे में लगी एक मूर्ति महारानी विक्टोरिया, जो अपने आप को सूरमा समझती थी, उसकी मूर्ति पर तारकुल पोता, जूतों की माला से उसका स्वागत किया उसकी मूर्ति पर। ठीक है। देखिए, हम जिसके गुलाम हैं, हमें पूरा अधिकार है अपने जीने का। आर्टिकल 21 ये कहता है कि आप लाइफ एंड लिबर्टी शो करते हो, है ना। आर्टिकल 23 ये कहता है कि आप शोषण के विरुद्ध आवाज उठा सकते हो। आर्टिकल 19 में 6 ऐसे आर्टिकल्स, ऐसे राइट्स आपको दिए गए हैं कि आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और अब तो हमारे देश में 2019 में जम्मू कश्मीर में आप व्यापार और ज़मीन खरीद सकते हो। बहुत सारे प्रावधान सरकार ने किए हैं। तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को देखेंगे, दामोदर चापेकर जैसा आदमी इस देश में होना चाहिए था। तो हम लोगों ने क्या किया, रियल हीरो को छुपा दिया। क्या वो हीरो नहीं था जिसने इस देश के लिए निस्वार्थ काम किया? ठीक है। शहीद भगत सिंह, शहीद उधम सिंह, इन्होंने 20-20 साल अपने टारगेट को हिट करने के लिए लगा दिए। एक घटना और बताता हूं आपको, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और ये बात थी 6 अप्रैल 1919 की, जब रोलेक्ट एक्ट आया। उस एक्ट में क्या हुआ था, रोलेक्ट एक्ट के माध्यम से पंजाब के 2 प्रसिद्ध नेता डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इनकी गिरफ्तारी हो गई। ठीक है। और रोलेक्ट एक्ट एक ऐसा एक्ट था 1919 का, अंग्रेजों ने बनाया था, एक काला कानून। ना तो उसमें आप वकील कर सकते, ना दलील कर सकते, ना अपील कर सकते, यानी आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा और सरकार उठाएगी, जेल में डाल देगी। इसे रोलेक्ट एक्ट कहते हैं। इसी के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने हम पर बहुत जुल्म ढाया। अब इसी का विरोध जब महात्मा गांधी ने किया, तो महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया अंदर। अब महात्मा गांधी को और पंजाब के 2 प्रसिद्ध नेता को जैसे महात्मा इनको जेल में डाला, तो हमारे देश की कुछ जनता ने उसका विरोध किया। और वो विरोध कहाँ था, एक सभा का आयोजन किया पंजाब में, वो पंजाब में अमृतसर में जलियांवाला बाग है, वहाँ पर सभा का आयोजन किया और लोग वहाँ इकट्ठे हुए। अब जैसे ही वहाँ लोग इकट्ठे हुए, तो उस टाइम अमृतसर का जो गवर्नर जनरल था वो डायर था। तो डायर ने इसे अपने आदेश की अवहेलना समझी और सोचा कि मेरे बिना पूछे सभा कैसे हो रही है। तो उसने अपने अधिकार का गलत प्रयोग करते हुए हमारे देश के नागरिकों पर, जिसमें 3 साल का बच्चा काट के मार दिया गया, गोलियां 1650 राउंड गोलियां जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर चली हैं, जिसमें लाशों से कुआं भर गया। और हंटर रिपोर्ट ये बताती है, कहाँ की, ब्रिटेन की हंटर रिपोर्ट ये बताती है कि 379 लोग मरे, जो कि गलत है। उनकी बनाई रिपोर्ट थी, उसमें भारतीय थे, 3 भारतीय, मैं ये नहीं कहता, लेकिन उनकी जो आंकड़े गलत थे। अब मुझे बताइए, इतना क्रूर आदमी हो सकता है कि जिसने 1650 राउंड गोलियां निहत्तों पर चलवा दी हों, और एक ही रास्ता था उसमें आने जाने का, एक ही रास्ता मात्र, और वहीं पर उस डायर ने एक तोप खड़ी कर दी और अपने सैनिक खड़े कर दिए, एक भी आदमी को निकलने नहीं दिया, सबको मार दिया। और वही नालायक जब ब्रिटेन पहुंचा, तो ब्रिटेन की संसद ने 2600 पाउंड रुपए देकर उसको सम्मान किया। तो अब हम ये बताइए कि हम इतिहास को कैसे पढ़ें? खून खोलता है जब मैं इसको पढ़ता हूं। हमारे ऐसे ऐसे सूरवीर चले गए जिनको हिडन करके रखा गया, आज भी उनका नाम नहीं है। बालकृष्ण कहाँ है, दामोदर कहाँ है? ये लोग ऐसे थे जिन्होंने निस्वार्थ काम किया है, इस देश के लिए काम किया है। और सबसे बड़ी बात, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है। प्रधानमंत्री होने के नाते पहली बात तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री लायक है ही नहीं थे, वो बनाया गया है। ठीक है। इस देश की स्थिति अगर आपको मैं बताऊं कि हुई क्यों है और क्यों इसको अलग किया गया है, आप इस बात को गौर से सुनिएगा कि देश के 2 टुकड़े क्यों हुए हैं। एक ब्रिटिश, जब मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू लंदन की वर्स यूनिवर्सिटी में बाहर पढ़ते थे, लंदन में पढ़ते, दोनों वकालत की पढ़ाई करने गए थे, और वहीं एक लड़की जिसका नाम था एडिना, उनसे की बातचीत हो जाती है। और बातचीत हो जाने के बाद ये दोनों उससे बातचीत करने लगते हैं और पढ़ाई पूरी करके भारत आ जाते हैं। तो इनकी कमजोरी थी एडिना, और एडिना जैसे भारत आई और भारत उसको माउंटबेटन की पत्नी बनाकर भेजा गया, नामात्र की पत्नी। जैसे ही वो भारत आई तो उसने दोनों को हैंगल करना स्टार्ट कर दिया, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना। अब ये बात थी 3 जुलाई 1947।
ठीक है, 3 जुलाई 1947। तो 3 जुलाई 1947 को जब जवाहरलाल नेहरू के पास एडिना गई और कहने लगी कि तुम्हारे कुछ फोटोग्राफ्स मेरे पास हैं, तो टाइम्स ऑफ इंडिया में इसको निकलवा दूं, यानी अखबार होता था उस टाइम टाइम्स ऑफ इंडिया, बड़ा फेमस अंग्रेजों का, कि मैं इनको अंग्रेजों में अखबार में निकलवाऊं तो आपकी इमेज खराब हो जाएगी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले ऐसा मत करो, बताइए आपको क्या चाहिए। तो एडी ने कहा कि ये पत्र मैं ले रहा हूँ, उस पर साइन करो कि आपको डिवाइडेशन, ये को भारत के 2 टुकड़े मांगने हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूछा कि मैं अपनी कांग्रेस समिति से थोड़ा सा बातचीत कर लूँ, इतना समय मेरे पास नहीं है। एडिना ने साइन ले लिए भैया 3 तारीख को ही। उसके बाद अगले दिन मोहम्मद अली जिन्ना ने साइन कर दिया, अलग पाकिस्तान। जब इस बात का पता महात्मा गांधी को लगा तो उनको रोष हुआ कि मैं जवाहरलाल नेहरू को क्या बनाना चाहता था, ये क्या बन गया, बिना पूछे मेरे एडवाइस के इसने सलाह कैसे कैसे हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, अब उसके बाद ये बात हुई जब मोहम्मद अली जिन्ना के पास महात्मा गांधी पहुंचे और मोहम्मद अली जिन्ना से कहने लगे कि आप क्या चाहते हो, आपने कैसे फैसला ले लिया कि आपको अलग पाकिस्तान चाहिए, मैं तो अपने जीते जी पाकिस्तान देखना नहीं चाहता। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बात रखी कि गांधी जी, मैं देश के टुकड़े नहीं चाहता, अगर आप मुझे इस देश का प्रधानमंत्री बना दे तो महात्मा गांधी ने कही ठीक है मैं बात करता हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू से। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से जब बात की गई कि मोहम्मद अली जिन्ना को हम भारत का प्रधानमंत्री बना देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और भारत के टुकड़े नहीं होंगे। अब स्टेटमेंट सुनिए जी, आप अपने प्राइम मिनिस्टर का, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसका स्टेटमेंट सुनिए। जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं कि मैं उसको अपनी मंत्रिमंडल का, कैबिनेट का एक चपरासी ना रखूं। इतनी बुरी आप किसी को बात बोलोगे तो बुरी तो लगेगी ना। अब इतना होने के बाद सारी बातें सामने आई और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब ये बात बोली तो मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत बुरा लगा, और इतना बुरा लगा कि उसने अलग मुस्लिम लीग के माध्यम से अलग पाकिस्तान की डिमांड कर दी और देना पड़ा। और जबकि महात्मा गांधी को मोहम्मद अली जिन्ना के एक डॉक्टर ने यह बता दिया था कि इसको बॉर्न टीवी है, ये जल्दी मर जाएगा, इसको बना दो, भारत के 2 टुकड़े नहीं होंगे। तो मात्र जवाहरलाल नेहरू की एक बात पर मोहम्मद अली जिन्ना है जो है सेपरेट हो गए। उन्होंने मुस्लिम लीग के माध्यम से अलग पाकिस्तान की मांग करी। अगर ये डिमांड ना होती तो भारत एक होता, शायद 2 टुकड़े ना होते। और ये आतंकवाद जो आज पल रहा है भारत पाकिस्तान में, ये कभी ना पलता। पहली बात तो ये है, ठीक है। और एक समझौता और हुआ, एक सलाह और हुई। महात्मा गांधी ने ये कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू से कि हम ना एक मीटिंग करते हैं, कांग्रेस के सदस्यों के वोटिंग कराते हैं, जिसकी वोट ज़्यादा होगी तो उसको हम प्रधानमंत्री बना देंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में 2 वोट भी नहीं आई, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू मोहम्मद अली जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री देखना नहीं चाहते थे। तो फिर क्या कहते हैं महात्मा गांधी से कि मेरे पक्ष में वोट आए या ना आए, लेकिन मैं मोहम्मद अली जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री देखना नहीं चाहता। अगर तुमने मुझे इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया तो मैं कांग्रेस को 2 भागों में तोड़ दूंगा, जिसका फायदा डायरेक्ट अंग्रेज उठाएंगे। अब इतनी बात होने पर 2 पाकिस्तान अलग अलग बन गए। अब आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि आपको ये लग रहा है कि भारत को आज़ादी ऐसी मिल गई। नहीं जी, भारत को आज़ादी की मिलती है और उसको श्रेय जाता है एडोल्फ हिटलर, जर्मनी। अगर जर्मनी 1945 में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था खत्म ना करता, उसको नस्तनाबूद ना करता, उसको डाउन ना करता, उसको नीचे ना बैठाता, तो आपको याद होगा कि वे 1600 में आए थे। इतना आसान नहीं है उनको निकालना। आपको याद होगा प्लासी का युद्ध, 350 रॉबर्ट क्लाइव के पास सेना थी और सिराजुद्दौला के पास 18,000, सबको जीत कर ले गया, ठीक है। तो आप कैसी कल्पना कर सकते हो कि आपने अंग्रेज भगा दिए? कैसे? हाउ कैन यू से दैट अबाउट? कर ही नहीं सकते आप। तो आप तथ्यों को मत छुपाइए। अडोल्फ हिटलर को जाता है इस देश की आजादी का श्रेय, समझे आप। इस देश के, मैं ये मना नहीं कर रहा हूं, देश के क्रांतिवीर लड़े जब तक उनमें सांस रहा, सारे क्रांतिवीर लड़े। अब लक्ष्मीबाई क्यों लड़ी? लक्ष्मीबाई की क्या है, कोई संतान नहीं थी भैया। उनको डलहौजी से प्रॉब्लम थी क्योंकि उन्होंने राज्य हड़प नीति के तहत बच्चा गोद लेने की व्यवस्था को खत्म किया था। तो उसने सोचा कुछ रहा नहीं तो लड़ाई जाए। नाना साहब क्यों लड़े? अपनी पेंशन को लेकर लड़े, ठीक है, उनकी पेंशन बंद कर दी थी। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने कुछ तो स्वार्थ के लिए लड़े और कुछ निस्वार्थ के लिए लड़े, लेकिन लड़े जरूर हैं, इस देश के लिए लड़े। लेकिन सबसे, अगर अब मैं बात कहूँ मुद्दे की, अंग्रेजों का जाने का कारण यही रहा क्योंकि वहाँ की ब्रिटेन की जो है अर्थव्यवस्था डाउन हो चुकी थी, ठीक है। तो इस पहलू को हम देखते हुए ये जाने
देश की आज़ादी का सच्चा श्रेय क्या है, कैसे उसको हमने अपनाया, ठीक है, और क्यों अपनाया। 350 साल तक गुलाम रहे। और लास्ट पॉइंट पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ। पहले गोरे अंग्रेजों की गुलामी थी, अब काले अंग्रेजों की गुलामी है। काले अंग्रेजों की गुलामी क्यों है, आप सुनिए। मैं इस देश का टैक्स पेयर हूँ, मुझे पूरा अधिकार है इस देश से जवाब मांगने का, इस देश की सरकार से जवाब मांगने का। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे प्रकार हमें हर प्रकार से टैक्स पे करना होता है। मैं भी इस देश का टैक्स पेयर हूँ। मैं रोड पर चलता हूँ तो रोड टैक्स देता हूँ, उस पर टोल टैक्स भी देता हूँ। तो ये कहाँ का न्याय है भैया, कहाँ का न्याय है। रोड टैक्स दो, उसके बाद टोल टैक्स दो। एक बार रोड टैक्स में दे सकूँ तो टोल टैक्स क्यों दूँ, ठीक है। तो हम लोग कई बार है ना दूसरों को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अंग्रेजों के बनाए हुए कानून आज भी इस देश में चल रहे हैं। यदि आप आज़ाद हैं तो मैं इसका जवाब चाहता हूँ कि आप अपने हिसाब से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए मेंबर्स इस पर चर्चा करें, इसको देखें कि इसमें देश में क्या ज़रूरत है क्या नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि इसमें हर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग काम हो। जैसे कि मान के चलिए आपने इंग्लिश कंपलसरी एक रखी है। अब बहुत से मैंने पूछा तो बच्चे बताते हैं कि हम इंटरनेशनल पर अपनी पहचान कैसे बनाएंगे अगर इंग्लिश खत्म हो गई। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है उनकी पढ़ाई सारी इंग्लिश में हुई, उनकी अपनी एक भाषा थी उसमें वो पढ़ाई हुई, तब वे वैज्ञानिक बन गए। बहुत सारे ऋषि हैं जिनकी अपनी खुद की अपनी लैंग्वेज रही है, इंग्लिश का कहीं नामो निशान नहीं है, ठीक है। और इंटरनेशनल लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है, इंग्लिश आपको संबंध बनाने हैं तो उसमें उसकी अलग व्यवस्था कीजिए। प्रत्येक बच्चे पर इसको आप प्रेशर की तरह मत थोपिए कि आपने इंग्लिश थोप दिया, है ना। इसकी कोई ग्रामर्स नहीं है। जैसे कि मान के चलिए CUT कट, BUT बट, PUT पट होना चाहिए, ये पुट है। चोपड़ा में CH, है ना। केमिस्ट्री में कै। अब आप लगाइए, इसकी कोई भी ग्रामर्स नहीं है। चाचा हो, फूफा हो, मौसा हो, कोई भी हो, सबको अंकल बोल दिया जाता है, कहानी खत्म। हमारे देश में अलग अलग प्रकार की भाषाएं हैं, अलग अलग रूप से हम काम करते हैं, ठीक है। इसलिए आज भी हमारा देश गुलामी की जंजीरों में है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस देश को बहुत अच्छी तरह से लूट रहे हैं बहुत से नेता, बहुत से अधिकारियां, है ना। और मैं मानता हूं कि यहाँ पर इतने ज़्यादा लुटेरे इस देश के अंदर हैं, इतना तो अंग्रेजों ने नहीं लूटा इसको जितना इस देश की जनता को नेता लोग लूट रहे हैं। एक एक अधिकारी 500-500 करोड़ रुपए खा रहा है, 1-1 हज़ार करोड़ रुपए खा रहा है, चारा घोटाला कर रहे हैं, कभी कोई घोटाला कर रहे हैं। तो ये व्यवस्था कहाँ से आई, है ना। अंग्रेजों ने इतना नहीं लूटा जितना इस देश के लोग हमको लूट रहे हैं। किसान मर रहा है, सिलेंडर कहाँ है आपको पता है, ठीक है। इस देश इस पर कोई ध्यान नहीं देगा, सबको पार्टी की चिंता है, प्रत्याशी की किसी को नहीं। सब पार्टी चुनते हैं, प्रत्याशी चुनना चाहिए अपना। आप प्रत्याशी चुने, पार्टी के चक्कर में ना पड़े, ठीक है। मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, सरकार में बैठे हुए सभी आदमी खराब नहीं है, कुछ आदमी है जो पूरी पार्टी को धब्बा लगाते हैं, उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो दोस्तों आज भी हम किसी ना किसी प्रकार से गुलाम हैं, उस गुलामी की जंजीर से कैसे निकला जाए इसके लिए हमें पढ़ना होगा और बहुत विस्तार से पढ़ना होगा। ये मैं आधी अधूरी कहानी बता रहा हूँ, बताने में तो 5-6 घंटे की बातें हैं। पूरा इतिहास, एंशिएंट, मॉडर्न, ये सब कुछ है, संविधान पूरा है, कहाँ तक मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ये देश इतना ही सुनने लायक है क्योंकि इसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कल सिर्फ बूंदगी खाने के लिए जाएंगे, कौन क्या स्टेटमेंट देगा ये भी नहीं सुनेंगे। सबको ये है कि कल गुलदाना मिले और हम घर चलें। ये इस देश की सच्चाई है जी। और यदि आपको यकीन नहीं होता तो आप भीड़ में बैठे किसी बच्चे से या आसपास के बारे से पूछना, वो कहेगा कि कब बटेगा गुलदाना, कब बटेगा, है ना। तो ये बहुत गलत है, इस विचारधारा को अलग करो और रियल में इस देश के लिए काम करो। अपनी संस्कृति पहचानो, अपना समाज पहचानो और अपने आप को पहचानो। तिलक ने भी कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा। महात्मा गांधी कहते हैं करो या मरो का नारा देकर अब देश आपके हाथ में है। जय जवान जय किसान के नारे इस देश में लगते हैं, भारत माता में इसको पूजा जाता है, विद्या को इस देश में पूजा जाता है। तो इस देश की अलग ही संस्कृति है। ये देश दुनिया का सबसे महान देश है जी। ऐसा देश वर्ल्ड में कहीं नहीं है जैसा हिंदुस्तान है। इसलिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।